नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप भी इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें से जितना प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों, सभी प्रश्न को याद रखिएगा। सारा प्रश्न क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से गेस किया गया है। ठीक है, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप सभी को पता होगा कि हिंदी का जो पेपर है दोस्तों, वो 100 नंबर का होता है। इसमें नंबर उठा लिए, मैथ में नंबर उठा लिए तो आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और सभी प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, और फिजिक्स का पूरा ऑल चैप्टर का 500 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला पीडीएफ जो है पाई क्लासेस ऐप पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोग 500 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए हैं, वो अभी फ्री में आपको मिल रहा है अभी, तो पाई क्लासेस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए हैं। और एप्लीकेशन में जाने के बाद आप देखिएगा चैप्टर वाइज आपका दिया हुआ रहेगा पीडीएफ का ऑप्शन। ठीक है, वहां पर जा करके दोस्तों आपको 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। कोई चार्ज वगैरह नहीं लग रहा है, फ्री में भी मिल रहा है, जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी आपका पीडीएफ वगैरह सेंड किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझते चलना है और याद करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो गद है वो कौन सी विधा है। देखिए समझिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह जो पाठ है ना, इसका पूछा गया है विधा। तो इसकी विधा जो है वो क्या है, कहानी है कि नाटक है, निबंध है कि आत्मकथा है। तो श्रम विभाजन का एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, यानी कि इसका रचनाकार कौन है। यह आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसकी यह जो गद है, इसकी विधा जो है वो निबंध है, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माता जो है वो बाबा साहेब यानी भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म पूछा गया ईस्वी में किस प्रदेश में हुआ था दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था यह आपसे पूछा गया है, तो 1891 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। तो यह दोनों प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको याद रखना होगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस प्रदेश में हुआ, तो मध्य प्रदेश में, और कब हुआ आपका तिथि पूछेगा तो 1891 आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। आप सभी को पता होगा भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जाति प्रथा होगा कि दहेज प्रथा होगा कि अशिक्षा और भ्रष्टाचार होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जाति प्रथा। यह हो जाएगा आपका, ये इस बुक और क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा। लेकिन अभी की बात किया जाए तो हर एक तरह से आपका बेरोजगारी है भारत में। भ्रष्टाचार भी एक तरह से बेरोजगारी है, अशिक्षा भी बेरोजगारी है, और दहेज प्रथा तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन इसका जो ये क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, सही उत्तर वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जाति प्रथा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आप पढ़े होंगे ना कहानी, उसमें आपका यह बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कहानी पढ़ने का टाइम नहीं बचा हुआ दोस्तों, कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले जितना भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडल पेपर है वो सभी को सॉल्व करा दिया जाए। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पूछा गया है। तो नलिन बिलोचन शर्मा, इनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1916 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 1916 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 7 में है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। देखिए तिथि पूछेगा, तिथि जितना भी आपका बता रहे हैं, चाहे वो हिंदी का क्वेश्चन रहे या सोशल साइंस का, तिथि वाला क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, क्योंकि तिथि वाला क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो नलिन बिलोचन शर्मा की जन्म तिथि में कहेगा तो 1916, और जन्म कहाँ हुआ, स्थान का नाम पूछेगा तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा, यानी कि बिहार में। यदि यहाँ पटना हटा करके और सब राज्य के नाम दिया हो रहे बिहार, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश और हरियाणा ये सब दिया रहे तो सही उत्तर क्या होगा, बिहार होगा। लेकिन बिहार में कहाँ, पटना, ऑप्शन डी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, खोखा किस कहानी का पात्र है। खोखा दोस्तों किस कहानी का, खोखा के बारे में हम लोग कौन सा कहानी में पढ़े थे, 20 के दांत में कि बहादुर में कि मछली में और नाखून क्यों बढ़ता है। तो देखिए खोखा जो है दोस्तों ये 20 के दांत जो कहानी है उसमें हम लोग को पढ़ना था, यानी कि 20 के दांत कहानी का पात्र है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। तो बहादुर में हम लोग क्या अमरकांत बहादुर के बारे में पढ़े थे, मछली विनोद कुमार शुक्ल ये सब पढ़े थे। तो कहानी जो भी पढ़े ना उसको थोड़ा बहुत भी यदि आपको याद है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने में और उसको सॉल्व करने में काफी आपको मदद मिलेगा। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए याद रखिएगा। 9 नंबर, खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा के दांत किसने तोड़े, तो मदन ने तोड़ा था, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, खोखा के दांत मदन ने तोड़े। क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर में है कि सेन साहब की कार की कीमत। तो सेन साहब की कार की कीमत, जो अपने कार से बहुत लगाव था, उनको बहुत प्यार कार से था, तो सेन साहब की कार की कीमत जो है वो 7,500 था। कितना था, 7,500। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए में दिया गया 7,500। चलिए अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर के अनुसार, ठीक है, मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है। तो मैक्स मूलर के अनुसार दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो है हम सभी को पता है कि संस्कृत है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है, किसके अनुसार, तो मैक्स मूलर के अनुसार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 नंबर है कि विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। यह सब आर्ट्स का भी क्वेश्चन है, आर्ट्स में पूछेगा और इसमें आपका हिंदी में भी पूछ सकता है। तो मैक्स मूलर का जन्म हमको याद रखना है, जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर है, मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है, तो युवा अंग्रेज अधिकारियों को कहा है। ठीक है, क्या कहा था, नया सिकंदर कहा था, ऑप्शन डी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है कि सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। ठीक है, सर विलियम जोन्स जो है वो समुद्री यात्रा, ठीक है, समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे, तो 1783 ईस्वी में पहुंचे थे, ऑप्शन इसका क्या से हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा, 1783 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था, ऑप्शन भारत, श्रीलंका, जर्मनी और यूनान। तो 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा इंडिया, ऑप्शन ए भारत का। ठीक है, कहाँ के था, तो भारत के था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह जो गद है वो इसकी विधा पूछा गया है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, या क्या कहानी है, कविता है, भाषण है, या ललित निबंधतर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, इसको देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है, डायरेक्ट यहाँ पे ललित हटा करके निबंधकार भी देगा, निबंध भी देगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ललित निबंध है। ठीक है, निबंधतर है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखिए नंबरिंग यहाँ फिर 16 नंबर आ गया, चलिए कोई बात नहीं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो लेखक के अनुसार दोस्तों मनुष्य के जो नाखून है वो किसके जीवंत प्रतीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वी वृत्त के, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पार्श्वी वृत्ति के। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म पूछा गया है कि कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 18 की सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। दोस्तों सहजात वृत्तियां जो है वो अनाज स्मृतियों को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनाज स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है
कि पुराण का मोह सब समय वंशीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है। यह पंक्ति जो है क्या पंक्ति है कि पुराण का मोह सब समय वंशीय नहीं होता, यह किस लेखक की पंक्ति है। मैक्स मुलर, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। 20 नंबर है, गुणाकर मूले द्वारा रचित निबंध कौन सी है। यानी कि 4 निबंध आपका दिया गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, नागरी लिपि और श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह जो 4 निबंध दिया गया है, इनमें से कौन निबंध गुणाकर मूले के द्वारा रचित है, यानी कि उनके द्वारा लिखा गया है। तो 20 नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरी लिपि। नागरी लिपि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ। दोस्तों, गुणाकर मूले का जो जन्म है कब हुआ था, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका याद रखिएगा 1935 ईस्वी। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था, 1935 ईस्वी। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पूछा गया है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। देखिए, आप लोग जब हिंदी का पेपर दीजिएगा ना, तो वहाँ पे आपका लिपि करके आएगा, इस तरह से आपका लिपि लिखा हुआ रहेगा और इस तरह से खाली स्थान रहेगा। तो इस खाली स्थान में आप सभी को लिखना रहेगा देवनागरी। ठीक है, ये आपको बता दे रहे हैं। इसे वहाँ पे टीचर जो भी होंगे ना, गार्डिंग के रूप में रहेंगे ना, वो आपको बताएंगे, पूछेगा तो बता देंगे। तो लिपि जहाँ भी लिखा रहेगा ना हिंदी का पेपर में, खाली स्थान ऐसे रहेगा, तो वहाँ पे आपको देवनागरी लिखना है। तो देवनागरी जो है, यह लिपि कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, यह क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं टेस्ट के रूप में, आप सभी लोग इसका उत्तर नीचे बताइएगा। ऐसे आप लोग सेंटअप परीक्षा दिए होंगे ना, तो उसमें पता आपको चल गया होगा, ये आया होगा क्वेश्चन सेंटअप परीक्षा में, और लिपि करके और खाली स्थान भी दिया हो रहेगा पेपर में। तो आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए जल्दी से नीचे कॉमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या होगा। जिनको पता है नीचे जरूर बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश में मिलते हैं। दोस्तों, नागरी लिपि का जो प्राचीनतम लेख है, यह लेख किस प्रदेश में मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर जाएगा दक्खन प्रदेश। ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है दक्खन, द अवाधा क अखन। ठीक है, दक्खन, ऑप्शन ए इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरहपाद की कृति है। सरहपाद की जो कृति है दोस्तों, वो क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो दोहा कोश है। ऑप्शन ए इसका याद रखिएगा, सरहदपाद की कृति दोहा कोश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में है, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। दोस्तों, बहादुर पर जो है वो 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। उसके जब रिश्तेदार आया था, लेखक के रिश्तेदार बहादुर के घर, वहाँ लेखक के घर जब आया था, तो वो बहुत कंजूस था। कहानी पढ़े होंगे आप सभी को पता होगा। वो बहादुर पर ना 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया था। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत अच्छा कहानी है, आप ये सब पढ़ सकते हैं, बहुत सीखने को भी मिलता है इस कहानी से। ठीक है, बहादुर का पूरा नाम, तो बहादुर का पूरा नाम क्या है, दिल बहादुर है। ठीक है, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। ऑप्शन डी है। पूछा है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था। देखिए, बहादुर इस पर डिस्कस करेंगे ना तो 5 मिनट टाइम लग जाएगा, लेकिन उतना भी टाइम हम लोग के पास नहीं है। जो मेन फोकस है वो करेंगे। ठीक है, बहादुर जो है वो लेखक के घर से अचानक क्यों भागा था। ये तो पहले अपना भी घर से भाग गया था, जब उसकी माँ ने फटकार मारती उड़ती थी ना, तो बहादुर अपना घर छोड़ के भाग गया था। अब लेखक के भी घर से क्यों बहादुर भाग गया, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये इसका उत्तर होगा, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार के आए परिवर्तन के कारण बहादुर लेखक को घर के छोड़ के भाग गया था। ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। बहादुर जो है वो लेखक को क्या कह के संबोधित करता था, मालिक, साहब, बाबूजी या साहब जी। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबूजी कह के बुलाता था, बाबूजी कह के संबोधित भी करता था बहादुर लेखक को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अमरकांत जी को। क्वेश्चन नंबर 29,
बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? देखिए आ गया ना प्रश्न के बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो माँ के मार के कारण ही भागा था। ऑप्शन क्या होगा? 29 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों यही आपका प्रश्न दिया गया था। टोटल 30 प्रश्न है, ऊपर में आपका नंबर